हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज इस लेक्चर के अंदर हम देखते हैं चार्ल्स लॉ को। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बॉयस लॉ को डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं चार्ल्स लॉ को, और इस वीडियो को, इस लेक्चर को मैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगा। पहले पार्ट के अंदर हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे और जो रह जाएंगी वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चार्ल्स लॉ से। चार्ल्स लॉ की बात करें तो ये रिलेशन हमें देता है बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। यानी इस रिलेशन के अंदर, इस लॉ के अंदर हम जिस दो चीजों का रिलेशन पढ़ेंगे उसमें एक वॉल्यूम है और एक टेम्परेचर है। देन इसके हम साइंटिस्ट की बात करें तो जिस साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया वो था जैकबस चार्ल्स इन 1787, और इसने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है इस लॉ की, उसको लिख लेते हैं। तो स्टेटमेंट ये कहती है इसकी कि वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस, ऑफ अ फिक्स mass of a gas is directly proportion to absolute zero, absolute temperature। सो यहां पर यह बात आपने समझनी है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमने क्यों किया है। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो हम कहते हैं इसकी स्टेटमेंट के अंदर कि वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। सो ये आपने स्टेटमेंट इसकी अब समझनी है। अब अगर हम इसकी स्टेटमेंट के अंदर देखें तो हमारे पास दो चीजें वेरिएबल हैं और दो कांस्टेंट्स हैं। अगर हम सबसे पहले कांस्टेंट की बात करें तो हमारे पास एक फिक्स मास ऑफ अ गैस है, यानी नंबर ऑफ मोल्स जो है गैस के वो कांस्टेंट है इस लॉ के अंदर। एक चीज, दूसरी चीज जो कांस्टेंट है वो हमारे पास प्रेशर है, यानी प्रेशर भी हमने इस एक्सपेरिमेंट या इस लॉ के अंदर हमने कांस्टेंट लेना है। अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो एक हमारे पास वॉल्यूम वेरिएबल है और दूसरा हमारे पास टेम्परेचर जो है वो वेरिएबल है। अब यहां पर ये टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है बल्कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर में बार बार क्यों कह रहा हूं, इसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं कि हम इस लॉ के अंदर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात क्यों करते हैं और एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। सो इसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले आपने इसकी स्टेटमेंट समझ लेनी है इसकी लॉ की कि वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख लेते हैं। अगर इस स्टेटमेंट को मैं मैथमेटिकली लिखूं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो यहां पर ये जो टेम्परेचर है ये कौन सा टेम्परेचर है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक हो गया, ये बात आपको समझ आ गई। और इसमें चीजें दो कांस्टेंट कौन सी हैं, एक हमारे पास हमने नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट लेना है और दूसरा हमने प्रेशर को जो है वो कांस्टेंट लेना है। सो ये दो चीजें आपने कांस्टेंट भी ले ली। तो यहां तक आपको चीजें समझ आ गई। अब हम बात करें थोड़ी सी आगे, तो हमारे पास इसको हम एक और स्टेटमेंट भी इसके हम लिख सकते हैं। और वो स्टेटमेंट हमारे पास किस तरह से हो सकती है, अगर मैं यहां पर इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को कांस्टेंट के साथ हटाऊं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि v इज इक्वल टू के टी। और यहां पर ये जो k है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब इसको मैं यहां से इसको डिवाइड में लेके जा सकता हूं तो v बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। सो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये हमारे पास चार्ल्स लॉ की इक्वेशन है। इसको मैं इन टर्म्स ऑफ इनिशियल और फाइनल वैल्यूज के भी लिख सकता हूं, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं v1 डिवाइडेड बाई t1 इज इक्वल टू v2 डिवाइडेड बाई t2 विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। अब हम इसकी दूसरी स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं इस लॉ की, और दूसरी स्टेटमेंट हम इसी रिलेशन से हम निकाल सकते हैं। अब यहां पर अगर आप देखें तो वॉल्यूम नॉमिनेटर के अंदर है जबकि टेम्परेचर जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर है। सो जब ऐसे हम किसी चीज को रेशियो के अंदर लिखते हैं, ऊपर नीचे लिखते हैं यानी, तो उसको हम बोलते हैं कि ये रेशियोज के अंदर है। सो हम इसकी एक तरह से और डेफिनेशन कर सकते हैं इस चार्ल्स लॉ की, वो ये है, स्टेटमेंट एक और ये हो सकती है कि वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ द रेशियो ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी अगर हम वॉल्यूम ले फिक्स मास ऑफ अ गैस का, उसकी रेशियो ले एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ, तो वो हमें एक कांस्टेंट क्वांटिटी देगी एट कांस्टेंट प्रेशर। सो ये चीज आप यहां से इससे दूसरी स्टेटमेंट को भी लिख सकते हैं। अब हम जाते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। तो अब यहां पर आपने देखना है एब्सोल्यूट टेम्परेचर को, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो एब्सोल्यूट अगर हम टेम्परेचर की बात करें
तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारे पास एक ऐसा टेम्परेचर है जो कि हम केल्विन स्केल के ऊपर मेजर करते हैं। अब यहां पर इसको बताने से पहले यहां पर एक एमसीक्यूज में आपके लिए लिख देता हूं, आप उसमें बताएं कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अगर हमारे पास एक एमसीक्यूज आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कुछ ऑप्शंस में आपको दूंगा और आपने बताना है कि इनमें से, इन ऑप्शन में से कौन सा टेम्परेचर ऐसा है जो कि एब्सोल्यूट है। सो ए ऑप्शन हमारे पास आएगा, यहां पर मैं ऑप्शंस लिख देता हूं आपके लिए। ए ऑप्शन है हमारे पास 68 केल्विन, बी ऑप्शन है 0 डिग्री, सी ऑप्शन है 273.16 डिग्री एंड डी ऑप्शन है 47 या हम 147 फॉरेनहाइट। अब ये चार ऑप्शंस हैं और आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कि इनमें से कौन सा टेम्परेचर ऐसा है जो कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। सो अब आप में से अक्सर जो स्टूडेंट्स होंगे वो सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे कि सी ऑप्शन जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर को शो कर रहा है, जबकि यहां पर ये आंसर आपका गलत है। जो ऑप्शन करेक्ट है आपका वो ए ऑप्शन है, यानी 68 केल्विन, कि 68 केल्विन जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर को शो करता है। सो अब यहां पर मैं आपको अगर इसकी डेफिनेशन बता दूं एब्सोल्यूट टेम्परेचर की, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जिसको हम केल्विन स्केल के ऊपर मेजर करते हैं। जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास तीन तरह के स्केल्स आते हैं। एक हमारे पास होता है सेल्सियस स्केल जिसको हम डिग्री स्केल भी कहते हैं, फिर हमारे पास फॉरेनहाइट स्केल होता है और देन हमारे पास केल्विन स्केल होता है। सो जब किसी टेम्परेचर को हम केल्विन स्केल के ऊपर मेजर करते हैं तो उस टेम्परेचर को फिर हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। सो यहां पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के हवाले से आपने बात ध्यान में रखनी है। जबकि यहां पर इस रिलेशन की जब हमने बात की, हमने कहा कि ये जो लॉ है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर बेस करता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर इसलिए बेस करता है क्योंकि जब हम अगर इस रेशो को जब हम अभी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे, मैथमेटिकली वेरीफाई भी करेंगे, उसके अंदर आप देखेंगे कि हम अगर टेम्परेचर को केल्विन स्केल के अंदर नहीं लेंगे तो हमारे पास ये जो यानी इक्वेशन है या ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं आएगी। तो लिहाजा इसी वजह से ये जो रेशियो है हमारे पास या जो लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ केल्विन स्केल के अंदर अगर टेम्परेचर मेजर करेंगे तो उसके ऊपर बेस करेगा, उसके ऊपर ही उसको फॉलो करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसको अब अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें तो उसको हम उस तरह से भी देख सकते हैं। अच्छा, तो अब हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो रेशियो है V/T किस तरह से एक्सपेरिमेंटली हम इसको प्रूव कर सकते हैं। सो ये बात मैंने आपको बताई कि ये रेशियो तब ही या ये लॉ तब ही एप्लीकेबल होगा किसी भी गैस के ऊपर जब हम टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेंगे, यानी ऐसा टेम्परेचर लेंगे जो कि केल्विन स्केल के अंदर मेजर किया गया होगा। अब यहाँ पर मैं दो कंटेनर्स ड्रॉ करता हूँ और उसके ऊपर हम बात करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक कंटेनर लेता हूँ और मैं कहता हूं कि ये कंटेनर जो है इसके ऊपर मूवेबल पिस्टन मौजूद है, ठीक है, और इसका जो प्रेशर है वो हम कांस्टेंट ले लेते हैं क्योंकि इस लॉ के अंदर है कि हमने प्रेशर कांस्टेंट लेना है। अब इस कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद है और उनकी फिक्स अमाउंट मौजूद है। सो हम कह सकते हैं कि इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो भी कांस्टेंट हमने लिए हैं, कोई भी हम गैस ले सकते हैं। अब हम कहते हैं कि इसका जो एक्सपेरिमेंटली या हम कह सकते हैं जो एक्सपेरिमेंटल इसका वॉल्यूम है V1 वो मिसाल के तौर पर हमारे पास है 2 डेसीमीटर क्यूब, ठीक हो गया। और इसी तरह से हमारे पास T टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन है। टेम्परेचर हमेशा आपने केल्विन के अंदर लेना है अगर आपने इस रेशियो को यानी करेक्ट मानना है, यानी इस ये जो रेशियो है ये अगर तभी कांस्टेंट आएगी जब टेम्परेचर आप केल्विन के अंदर लेंगे। सो ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसके अंदर हमने देखा कि इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, वॉल्यूम और टेम्परेचर की। अब दूसरा हम क्या करते हैं कि एक और कंटेनर लेते हैं और उसी कंटेनर के ऊपर इतने ही अमाउंट ऑफ गैस मौजूद है, इसी कंटेनर को यानी इसी को मैंने दोबारा यहां पर ड्रॉ किया है और इसको हम नीचे से जो है टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हैं। जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि इस टेम्परेचर की वजह से यहां पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनसाइड द गैस कंटेनर जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा और ये जो अल्टीमेटली पिस्टन है ये ऊपर मूव कर जाएगा। अब जब पिस्टन ऊपर मूव करेगा तो हमारे पास क्या होगा कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। पहले वॉल्यूम 2 था तो अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 4 हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब, और ये तब होगा जब टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, डबल होगा, यानी 600 हो जाएगा। सो यहां से अगर आप देखें पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने इनिशियल वैल्यू देखी, वॉल्यूम 2 डेसीमीटर क्यूब था, टेम्परेचर 300 केल्विन था।
जब हमने टेम्परेचर को डबल किया, यानी उस गैस के उस सिलेंडर के अंदर मौजूद को गैस को जो हमने हीट किया, जब टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तो इस पिस्टन ने ऊपर मूव किया, तो हमारे पास वॉल्यूम जो था वो डबल हो गया बाय डबलिंग दी टेम्परेचर। अब यहां से अगर हम इन दोनों की रेशो निकाल लें तो रेशो इस तरह से निकल सकती है हमारे पास कि V1 डिवाइडेड बाय T1। अब V1 की वैल्यू क्या है, 2 है, और 300 T1 की वैल्यू है। इसको अगर हम सॉल्व करें, 2 1 जार 2 हमारे पास आ जाएगा 15 जार 1/50 आ जाएगा। ठीक हो गया। और इसको आप आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देन अगर हम इस दूसरे एक्सपेरिमेंट की वैल्यू को भी करें कि V2 डिवाइडेड बाई T2, इसकी वैल्यूज भी डालें, 4 डिवाइडेड बाई 600, 4 डिवाइडेड बाई 600। अब 4 1 जार 4 हमारे पास 1 जार आएगा, 2 इधर आएगा, 2 5 जार, यानी ये भी हमारे पास इसकी रेशो भी क्या आ गई, 1/50 आ गई, जिसको आप सिंपली और यानी इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी। यानी कहने का मतलब यह है, इस एक्सपेरिमेंट से हमारे पास यह प्रूफ हो जाता है कि जो V/T जो रेशो है वो कांस्टेंट होती है अगर हम टेम्परेचर केल्विन स्केल के अंदर लेंगे। सो इसको आप जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास पॉइंट के अंदर वैल्यू आएगी। सो आप देखेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, यानी जो इनिशियल वैल्यूज हैं वो फाइनल वैल्यू के इक्वल आएंगी और ये दोनों कांस्टेंट होंगी। ये तब होगा जब टेम्परेचर हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। तो यहां पर इस तरह से आप एक्सपेरिमेंटली भी इस लॉ को प्रूव कर सकते हैं। अब हम आगे जाते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं एब्सोल्यूट जीरो की। एब्सोल्यूट जीरो की बात कर लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है इसकी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट और इसको मैथमेटिकली ग्राफिकली प्रूव कर लेंगे। सो यहां पर अगर मैं एब्सोल्यूट जीरो की बात करूं, अब हम देख रहे हैं एब्सोल्यूट जीरो। अच्छा, अब एब्सोल्यूट जीरो की कुछ आपको यहां पर मैं डेफिनेशन बता देता हूं, तीन चार डेफिनेशंस, तो उसके ऊपर फिर हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एब्सोल्यूट की डेफिनेशन आती है वो ये है कि जीरो एट केल्विन स्केल। पहले मैं सारी डेफिनेशंस को आपको बता देता हूं, फिर हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो एक हमारे पास इसकी डेफिनेशन ये आ गई, जीरो एट केल्विन स्केल। दूसरी हमारे पास इसकी स्टेटमेंट इस तरह से हो सकती है कि हम कहते हैं अगर कि इट इज द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच द मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ a given gas ceases। सो दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास इस तरह से आ गई। इसी तरह से हम इसकी एक और तीसरी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, और वो ये हमारे पास इस तरह से होगी कि ये ऐसा हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है जहां पर क्या होता है कि वॉल्यूम, मैं यहां पर शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख देता हूं कि वॉल्यूम जहां पर क्या हो जाएगा, गैस का, यानी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा अगर गैस जो है अपनी गैसियस स्टेट के अंदर उस पॉइंट तक रहती है। सो अब हम इन तीन स्टेटमेंट्स को यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि ये तीनों डेफिनेशन एब्सोल्यूट जीरो को किस तरह से डिफाइन करती हैं, ये क्या कहती हैं। सो अगर हम सबसे पहली डेफिनेशन को देखें तो पहली डेफिनेशन हमारे पास ये है कि जीरो एट केल्विन स्केल, यानी केल्विन स्केल के ऊपर जब आप 0 पॉइंट ले आएंगे, ऐसा टेम्परेचर केल्विन स्केल के ऊपर जब आप 0 पर पहुंच जाएंगे तो उस पॉइंट को हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। यानी यहां पर अगर मैं लिखूं तो हमारे पास इस तरह से आप लिख सकते हैं कि 0 केल्विन अगर लिखा होगा तो ये हमारे पास किसको शो करेगा, ये एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट को शो करेगा। अगर इस तरह से मैं लिख देता हूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये जो दोनों है ये एब्सोल्यूट जीरो को शो नहीं करते, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन हम इस तरह से कर रहे हैं कि जीरो किस पर होना चाहिए, केल्विन स्केल के ऊपर होना जरूरी है। सो ये एक स्टेटमेंट आपने समझ ली। दूसरी स्टेटमेंट की बात करें तो ये एक ऐसी हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, एक ऐसी हाइपोथेटिकल पॉइंट है, हाइपोथेटिकल बोलते हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, यानी जिसको हम अमली तौर पर कर ना सकें। सो ये वो ऐसा टेम्परेचर है जिसको हम प्रैक्टिकली अचीव नहीं कर सकते। उस टेम्परेचर पर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर मोशंस होती हैं गिवन गैस की, वो सीज कर जाती हैं, वो खत्म हो जाती हैं।
अब आगे चलकर आप चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि हमारे पास गैसेस की तीन तरह की मोशंस होती हैं। एक ट्रांसलेटरी मोशन होती है, वाइब्रेटरी मोशन होती है, और हमारे पास तीसरी जो है रोटेटरी मोशन होती है। लेकिन हम बात करें इस पॉइंट की, हाइपोथेटिकल टेम्परेचर या पॉइंट की, जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन होती है, यानी हम बात करते हैं जो ट्रांसलेटरी मोशन होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की, वो सीज कर जाती है, यानी वो खत्म हो जाती है। उस पॉइंट पर हम कहते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो है। और लास्ट पॉइंट हमारे पास ये है, लास्ट डेफिनेशन इसकी ये है कि एक ऐसा हाइपोथेटिकल टेम्परेचर जहां पर जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस है वो जीरो हो जाए अगर गैस जो है वो गैसियस स्टेट के अंदर उस पॉइंट तक रहती है। इसको यहां पर थोड़ा सा मैं आपके लिए लिखता हूं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास टेम्परेचर है जी 0 डिग्री, ठीक है। इस तरह से मैं ऊपर जाता हूं, मैं बोलता हूं 10 डिग्री। इस तरह से मैं जैसे नीचे आता हूं, जीरो से नीचे, तो हमारे पास हो जाता है -10 डिग्री। फिर इसी तरह से मैं कहता हूं -100 डिग्री। और करते करते मैं यहां पर नीचे आते आते एक ऐसे पॉइंट के ऊपर, एक ऐसे टेम्परेचर के ऊपर आता हूं जिसको यहां पर मैं देता हूं मिनिमम टेम्परेचर -273.16 डिग्री। अब ये ऐसा टेम्परेचर है, ये आपने समझना है कि ये हमारे पास एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन है वो सीज हो जाती है और वो गैस का वॉल्यूम जो होता है वो जीरो हमारे पास आ जाता है। ये बात आपने समझनी है कि ये प्रैक्टिकली अचीव नहीं है, क्योंकि बहुत सारी गैसेस ऐसी हैं जब हम उनको कूल डाउन करते हैं, उनके टेम्परेचर को ड्रॉप करते हैं, तो वो इस पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही है वो अपनी स्टेट को चेंज कर देती हैं, यानी वो लिक्विफाई हो जाती हैं। सो ये टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जो कि हाइपोथेटिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये वो मिनिमम टेम्परेचर है, अब ये वो कोल्डेस्ट टेम्परेचर है जहां पर जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस है वो जीरो हो जाएगा, यानी वो अपनी स्टेट को चेंज कर देती है। सो यहां पर ये चीज समझनी है आपने। अब एमसीक्यूज के हवाले से ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अगर लिखा हो 0 केल्विन या फिर ये लिखा हो -273.3 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसी तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू लिखी हो -459 फ़ारेनहाइट, तो इन तीनों टेम्परेचर्स के अंदर, इन तीनों स्केल्स के अंदर अगर ये वैल्यू है तो उस गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो जीरो कंसीडर होगा, यानी उसको हम एब्सोल्यूट जीरो कहेंगे। सो ये तीनों तरह से आपने तीनों स्केल के अंदर इसकी वैल्यूज याद रखनी है कि अगर केल्विन स्केल के अंदर जीरो होगा तो वो एब्सोल्यूट जीरो को शो करेगा, अगर डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ये -273.16 होगा तो फिर ये शो करेगा एब्सोल्यूट जीरो को, और इसी तरह से अगर फ़ारेनहाइट के अंदर ये -459 फ़ारेनहाइट होगा तो ये एब्सोल्यूट जीरो को शो करेगा। सो ये तीनों स्टेटमेंट्स और ये कुछ बातें आपने इंपॉर्टेंट इसके हवाले से याद करनी है। अब इसकी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट क्या है एब्सोल्यूट जीरो की, और इसको हम ग्राफिकली किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपका कंसेप्ट यहां पर क्लियर करेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपने लाजमी कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि हमारे पास जब हम डिफरेंट स्केल्स के अंदर वैल्यूज लिखते हैं टेम्परेचर की, तो हम इस तरह से लिखते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ऐसे, यानी सेंटीग्रेड जो यूनिट है, सेल्सियस जो स्केल है उसके ऊपर ऐसे हम डिग्री डालते हैं। इस तरह से हम जब फ़ारेनहाइट स्केल लिखते हैं उसके ऊपर भी डिग्री का साइन डालते हैं। लेकिन जब हम केल्विन स्केल के अंदर टेम्परेचर की मेजरमेंट करते हैं तो हम डिग्री नहीं डालते। सो यहां पर ऐसा क्यों है, यहां पर आप बताएं। सो अभी आपके अंदर जो ज्यादातर स्टूडेंट्स के ज़हन के अंदर आंसर आता है वो इस वजह से ये आता है कि सर यहां पर इस वजह से हम केल्विन स्केल के ऊपर डिग्री नहीं डालते क्योंकि केल्विन जो है वो एसआई यूनिट है और ये दूसरी एसआई यूनिट नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहां पर ऐसा कोई भी लिखा हुआ नहीं है स्टेटमेंट कि अगर कोई यूनिट एसआई है तो उसके ऊपर हम डिग्री डालेंगे, जो नहीं है तो नहीं डालेंगे। ऐसी बात नहीं है, बल्कि इसकी रीजन ये है, रीजन इसकी ये आपने समझनी है कि अगर हम डिग्री वर्ड को देखें तो डिग्री वर्ड के अंदर जो डी है ये शो करता है नीचे को, ये हमारे पास इसका मतलब होता है नीचे, जबकि डिग्री जो है, ग्री जो है ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास शो करता है टेम्परेचर को, यानी पॉइंट को, टेम्परेचर को। अब यहां पर आपने समझना है कि डिग्री का मतलब यह है कि टेम्परेचर जीरो से नीचे आए, यानी कौन से पॉइंट से नीचे आए, जीरो से, यहां पर डिग्री जीरो से नीचे आए। अब यहां पर आपने देखना है कि जब हम सेल्सियस स्केल को लेते हैं, सेल्सियस स्केल के अंदर मैं मेजरमेंट करता हूं, मैं हम उसको मैं 0 डिग्री भी ले सकता हूं टेम्परेचर को, इस तरह से मैं
10 डिग्री भी ले सकता हूं, अगर इससे मैं नीचे आऊं तो मैं -10 भी ले सकता हूं, मैं -100 भी ले सकता हूं, और मैं बिल्कुल मिनिमम जो वॉल्यूम टेम्परेचर है उसके ऊपर भी जा सकता हूं, वो है -273.16 डिग्री। अब यहां पर अगर आपने देखे, आप गौर करें तो इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मैं टेम्परेचर को नीचे भी ला सकता हूं, यानी 0 से भी मैं कम कर सकता हूं। सो जब ऐसा टेम्परेचर जिसको हम 0 से भी नीचे ला सकें, उस स्केल के ऊपर हम पे डिग्री डालते हैं। इस तरह से फ़ारेनहाइट की अगर मैं बात करूं तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0 फ़ारेनहाइट भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम जो है -100 फ़ारेनहाइट भी लिख सकते हैं। इसी तरह से हम -459 फ़ारेनहाइट भी लिख सकते हैं। यानी हम फ़ारेनहाइट की वैल्यूज के अंदर भी 0 से नीचे जा सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। जबकि हम केल्विन की जब बात करते हैं तो केल्विन 0 केल्विन हो सकता है, 0 से नीचे -10 केल्विन हमारे पास नहीं हो सकता। इसी वजह से हम जो केल्विन स्केल है या जो केल्विन टेम्परेचर है उसके ऊपर हम डिग्री का साइन नहीं डालते। सो यहां पर यह बात आपने समझनी है कि डिग्री उन स्केल्स के टेम्परेचर्स के ऊपर डालना है जिन स्केल के अंदर हम 0 से नीचे टेम्परेचर ला सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट था जो कि आप अक्सर पूछ लेते हैं, तो लिहाजा यहाँ पर साइड इंफॉर्मेशन के तौर पर मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। सो ये पहला लेक्चर हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, जिसके अंदर हमने चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट को देखा, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की, और देन फिर हमने उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया और एब्सोल्यूट जीरो को भी डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसी की क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट और फिर ग्राफिकली हम प्रूव करेंगे इस एब्सोल्यूट जीरो को। टिल देन, अल्लाह हाफिज।